चलिए जी दोस्तों, अब हमने जो है आपके पास में लेक्चर नंबर 1 में इंडेक्स 16 स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और लेक्चर नंबर 1 में ज़्यादा कुछ कवरेज तो नहीं करी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आपके पास में कि बेसिकली एक सेपरेट पॉइंट कि बियरर प्लांट जो है वो स्पेसिफिकली इंडेक्स 16 के अंदर कवर होंगे। तो बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है, तो वो हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े कि भाई अगर कोई भी असेट जो है वह इंडेक्स 16 के हिसाब से कवर होती है, मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाती है। और कैसे बनेगी, तो उसकी डेफिनेशन फुलफ़िल करिए और इंडेक्स 16 के हिसाब से आप फुलफिलमेंट हो जाता है तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएंगे। तो हमने थर्ड पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर कोई असेट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाती है तो उसका मेज़रमेंट कैसे करना है। और उसी पॉइंट पे हमने कुछ 2 पॉइंट पढ़े थे और रिमेनिंग थोड़ा सा बाकी था। तो आइए उस पे ही वापस से डिस्कशन अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इंडेक्स 16 में हमने ये सारी कवरेज करी थी लास्ट लेक्चर में कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, पीपीई का मतलब, ठीक है। इसके बाद बियरर प्लांट से मेरा क्या मतलब होता है और बियरर प्लांट क्या इंक्लूड होगा या फिर नहीं। और मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कशन आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। मेजरमेंट में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था और रिमेनिंग डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या मतलब निकल के आता है, बियरर प्लांट का मतलब क्या है, ये हमने पढ़ लिया। और ये 2 डेफिनेशन ही आपके पास में है। इसी 2 डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या असेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या फिर नहीं। अगर है तभी थर्ड पॉइंट में आप जो है कंसीडर करेंगे, मतलब कि उसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट मतलब कि मेजरमेंट आपके पास में। तो अगर कोई असेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो आइए उसकी कॉस्ट निकालना शुरू करते हैं इंडेक्स 16 के हिसाब से। देखिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए कि हर कोई असेट जो है वो अपने अपने इंडेक्स के हिसाब से क्लासीफाई होगा। और क्लासीफाई होगा तो उसका मेजरमेंट करने के लिए वही इंडेक्स जो है वो अपना तरीका बताएगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि कोई असेट जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाता है तो उसका कॉस्ट कैसे निकलना है वो इंडेक्स 16 बताएगा। जैसे कि कोई और अदर असेट है जो दूसरे इंडेक्स में कवर होता है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालने की वो वही इंडेक्स आपको बताएगा। तो बात क्लियर है। इसलिए सबसे पहले ये पढ़ना ज़रूरी था कि पीपी का मतलब क्या होता है, बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जिससे आप ये पता लगा पाए कि क्या असेट पीपी के अंदर, मतलब कि इंडेक्स 16 के अंदर जो है वो कवर हो रही है या फिर नहीं। अगर हो रही है देन आपके पास में थर्ड पॉइंट आ जाता है मेजरमेंट, मतलब कि उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो वो इंडेक्स 16 आपको बताएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। आ जाइए मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेजरमेंट में जो भी हमने डिस्कशन किया था वापस से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि आपके पास में मेजरमेंट के कितने तरीके हैं, ठीक है। इंडेक्स 16 ने एक नहीं 3-4 तरीके आपको बता दिए कि भाई 3-4 तरीके के हिसाब से आप जो है असेट को लेके आ सकते हैं। और उसी 3-4 तरीके के हिसाब से आपको मेजरमेंट के तरीके बता दिए। तो कहते हैं मेजरमेंट आपके पास में, ठीक है। मेजरमेंट के तरीके हम देख रहे थे। तो इंडेक्स 16 ने कहा कि भाई मेजरमेंट तो तब करेंगे, सबसे पहले तो असेट आना चाहिए। तो असेट आने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इंडेक्स 16 का कहना है। कैसे मतलब, तो कहते हैं इंडेक्स 16 का कहना है सर जी कि आपके पास में मेजरमेंट करने के तरीके उसके परचेज के हिसाब से बनेंगे। मतलब कि परचेज मतलब कि असेट एक्वायर, ठीक है। और असेट एक्वायर के लिए इंडेक्स 16 कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि कहता है कि सर पहला तरीका हम आपको बता देते हैं, कहते हैं कि परचेज करके लेके आए, जो जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। कहते हैं परचेज करके लेके आए। परचेज का मतलब क्या होता है, सर असेट आप लेने गए, पैसा पे किया और असेट लेके आ गए, काम ख़त्म, ठीक है। ये परचेज हो गया। जैसे कि मोबाइल फ़ोन आप परचेज करने जाते तो वहाँ पे जाके आपने डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फ़ोन देखे, जो भी आपको पसंद आया आपने उसके बदले पेमेंट कर दिया और मोबाइल फ़ोन लेके आ गए, ये परचेज हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा तरीका हो सकता है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि जनरली ऐसी चीज़ें होती है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े मशीनरीज लगते हैं, तो मशीनरी जनरली आपके पास में डायरेक्टली परचेज नहीं होते, उसके लिए स्पेसिफिकली आपको ऑर्डर देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवाया है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आपने करवाया है, तो ये भी हो सकता है, कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। स्पेसिफिकली आपने बनवाया है, कहीं से आपने परचेज नहीं करवाए। तीसरा एक और तरीका कहते हैं कि भाई एक्सचेंज के हिसाब से आपने लिया है, मतलब कि ओल्ड मशीनरी दे दिया और न्यू ले लिया, एक्सचेंज। ठीक है। और एक और तरीका है जो कि हमें इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन है तो ये बता देता हूँ, बेसिकली वो दूसरा इंडेस का पार्ट है, कहते हैं बाय वे ऑफ आपके पास में गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। तो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से आपको मिल रही थी तो आपने असेट एक्वायर किया है, ठीक है। ग्रांट नहीं पे पूरा ही लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये आपके पास में हो गया गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि इस इंडेस के अंदर कवर नहीं होगा, वो कवर होगा इंडेस आपके पास में, यहाँ पे लिख लीजिएगा इंडेस किस में कवर होगा, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो पता रहे कि ये इंडेस 20 के अंदर आप ये पॉइंट पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, रिमेनिंग 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ठीक है, रिमेनिंग 3 पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। तो कहते हैं परचेज का एक पॉइंट पढ़ेंगे आप, तो परचेज के हिसाब से लेके आए, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवा दिया, एक्सचेंज करके लेके आ गए, और गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से। और गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे सर, इंडेस 20 के अंदर आपके पास में, इंडेस 20 के अंदर। क्लियर है सर। परचेज में पॉइंट पढ़े थे, क्या पॉइंट पढ़े थे सर, परचेज में पॉइंट पढ़े थे कि अगर आप असेट परचेज करके लेके आ जाते हैं, क्या होता है सर, अगर असेट आप परचेज करके लेके आ जाते हैं तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि सर जी कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तो सिंपल था, 3-4 पॉइंट ऐड करने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी है। जैसे कि कहते हैं परचेज प्राइस पे किया होगा वो ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन परचेज करने गए, मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल 15,000 का है, तो 15,000 आपने पे किया, मोबाइल फ़ोन ले लिया, ये 15,000 क्या है, परचेज प्राइस। असेट परचेज करने गए, फॉर एग्जांपल 1,50,000 का है, 1,50,000 आपने सेलर को पे किया, मशीन आपने परचेज कर लिया, तो 1,50,000 क्या है सर, परचेज प्राइस है। तो कहते हैं परचेज प्राइस आपको ले लेना है, वो तो सबसे पहला खर्चा है ही, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेज प्राइस, आपके पास में परचेज प्राइस लेना है, ठीक है। तो कहते हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, ठीक है सर, परचेज प्राइस। कहते हैं परचेज प्राइस में आप कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कि भाई आपने परचेज तो कर लिया असेट, लेकिन फैक्ट्री तक लाने के लिए कुछ खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। वहाँ पे फॉर एग्जांपल बड़ा असेट है तो उसके लिए आप जो है फैक्ट्री तक रखने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए भी एक्सपेंस पे करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को बुलाना पड़ता है, तो वो एम्प्लॉयज़ एक्सपेंस हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके पास में, मतलब कि आपके पास में डिलीवरी चार्जेस हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आपके पास में, तो ये सारे एक्सपेंस जो है, जो कि मशीन को रेडी टू यूज़ करने के लिए आप करते हैं, वो एक्सपेंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपने बिजनेस का, तो क्या वो यहाँ पे ऐड करेंगे, आंसर इज़ नो सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ही ऐड करेंगे, केवल और केवल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, मतलब होता है कि मशीन को रेडी टू यूज़ करने के लिए जो खर्चे किए वही खर्चे ऐड कर पाते हैं, फालतू के कोई खर्चे नहीं। जैसे कि लेबर स्ट्राइक हो गया तो वो क्या आप ऐड करेंगे, उसका जो लॉस हुआ है वो ऐड करेंगे, आंसर इज़ नो, वो मशीन को यूज़ करने के लिए नहीं था, ठीक है। वो आपकी जो भी XYZ जो भी गलतियाँ है वो उसकी वजह से, तो वो ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या बात समझ में आ रही है, ये चीज़ आपके पास में है, तो ये ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि इनॉग्रेशन एक्सपेंस आपने कर दिया, ठीक है, नया बिजनेस ओपन किया, सबको आइसक्रीम खिला दी,
तो वो एक्सपेंस क्या या यहाँ पे ऐड करेंगे? आंसर इज़ नो। वो मशीन को रेडी टू यूज़ करने के लिए नहीं है, तो वो ऐड नहीं होगा। केवल और केवल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस ही आप ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, बेसिकली आपके लिए ये रिवीजन हो रहा है। तो कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है सर। इसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने असेट परचेज किया, उस वक्त आपने टैक्सेस भी पे किए हो सकते हैं, ठीक है। कई बार जीएसटी वगैरह लग जाता है, तो जीएसटी आपने पे किया होगा, तो कहते हैं कि वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी आप जो है अपने कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। कहते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सर, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मैंने कुछ मार्क करवाया था कुछ इस तरीके से, मैंने मार्किंग करवाया था कुछ इस तरीके से। क्या मार्किंग था, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा था? इसका मतलब सिंपल सा था कि इसका मतलब ये था कि सर टैक्सेस वगैरह ऐड करेंगे कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तभी जब आप ये टैक्सेस को नॉन रिफंडेबल पाए। मतलब कि अगर ये टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है तभी कॉस्ट में ऐड होगा, अगर रिफंडेबल है तब तो आप फ्यूचर में उसकी क्रेडिट ले लेंगे, तो ये एक तरीके से एक्सपेंस नहीं हुआ, तो उसे ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि टैक्सेस नॉन रिफंडेबल है या फिर रिफंडेबल। अगर नॉन रिफंडेबल है तभी ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही रेयर चांसेस है कि अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर आप दोनों में से कोई भी एजम्पशन लेके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही माने जाएंगे। लेकिन वो तो रेयर केस में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, ठीक है। आपको ऐसे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पेपर में जो है आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रिफंडेबल है या फिर नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल है तो मत लेना, नॉन रिफंडेबल है तभी आपको ऐड करना है। कहते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले लिया, एक और चीज़ आप ले सकते हैं, वो है आपके पास में डीकमीशनिंग कॉस्ट आपके पास में, ठीक है। डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट बड़े आराम से मैंने आपको पढ़ा दिया था कि डीकमीशनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी असेट परचेज करके आए, फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ 4 साल है, तो 4 साल बाद उस असेट को तो ज़ीरो हो जाना है, मतलब कि वो असेट तो कोई यूज़ का हुआ नहीं, तो उसे आपको स्क्रैप ने देने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है। मतलब कि उसका सेटअप पूरे का पूरा किया है, उसे निकालने के लिए खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनवाते हैं, तो बिल्डिंग की जैसे लाइफ ख़त्म हो जाती है, आपको उसकी जगह नया एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उस पुरानी बिल्डिंग को हटाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि कोई असेट आपने प्रॉपरली सेटअप किया है, तो उसे हटाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, जिसे हम डीकमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। वो कब होता है? जब असेट की लाइफ ख़त्म हो जाए, मतलब कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट। तो वो तो फ्यूचर का खर्चा है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो आज ऐड तो आप करेंगे, लेकिन उसके प्रेजेंट वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो फॉर एग्जांपल 50,000 खर्चा होना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल उसकी प्रेजेंट वैल्यू 35,000 हो सकती है, 40,000 हो सकती है, तो उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको लेना है, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, ठीक है। तो कहते हैं डीकमीशनिंग कॉस्ट आप लेंगे, डीकमीशनिंग कॉस्ट, ठीक है। डीकमीशनिंग कॉस्ट आप यहाँ पे लेंगे, लेकिन डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आप लेंगे, ध्यान रहे। डायरेक्टली डीकमीशनिंग कॉस्ट को आप ऐड नहीं करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आप जो है उसकी ऐड करेंगे। डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी है, क्लियर है। तो ये आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, तो इतना सा पॉइंट आपके पास में था परचेज के अंदर, ठीक है। इतना सा पॉइंट आपके पास में था किसके अंदर सर? परचेज के अंदर आपके पास में ये पॉइंट इतना इंक्लूड हो रहा था, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, परचेज के अंदर आपके पास में इतना सा पॉइंट है। इसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पे पहुँच जाते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में कितना पॉइंट है देख लेते हैं। ये आपके पास में सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हो गया। कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि आपने खुद से बनवाया, तो कंस्ट्रक्शन जो भी कॉस्ट लगी है वो आप ऐड कर लो, ठीक है। तो कहते हैं जो भी आपके पास में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगी है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ओके, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं। और फिर प्लस आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट,
प्लस आप बोरोइंग कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। और ये बोरोइंग कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है। बोरोइंग कॉस्ट का कंसेप्ट जो है वो आपके पास में रहेगा इंड एस 23 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट पेंडिंग रह सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है, तो इंड एस 23 पढ़ने के बाद ये आपके पास में क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके पास में हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, जो हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया आपके पास में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन एक्सचेंज से पहले ये अभी तक ये जो है लास्ट लेक्चर की बातें थी। एक्सचेंज पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि परचेज़ पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्सचेंज पे हम स्विच ऑन करेंगे। तो आ जाइए परचेज़ पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास में कहाँ जाएंगे सर, एक्सचेंज वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए परचेज़ वाले पॉइंट पे हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कहता है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। और एग्जाम्पल में किसका एग्जाम्पल है तो वो भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ऑन द मेजरमेंट ऑफ परचेज आपके पास में। तो परचेज वाले पॉइंट पे हम एग्जाम्पल ये रहे परचेज। मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन है आपके पास में कुछ इस तरीके से कि एक असेट कंपनी ने जो है, एक कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, एक आपके पास में कंपनी है, मैंने कहा, ठीक है, बिजनेस चलाती है। कंपनी ने क्या किया सर, एक असेट परचेज कर लिया। ठीक है, असेट इंस्टॉल किया, परचेज किया, इस तरीके के वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं कि एक असेट इंस्टॉल किया। तो इंस्टॉल किया मतलब परचेज किया आपके पास में। तो कहते हैं एक असेट परचेज करके लेके आ गए। बहुत बढ़िया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है ना, एक असेट परचेज करके लेके आ गए। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक मिनट ज़रा, पॉइंट ये है, मैंने कहा पॉइंट आपके पास में ये निकल के आता है कि ये जो असेट परचेज किया उसके बारे में कुछ क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी। असेट, सबसे पहले उसने कहा कि असेट परचेज करने के लिए परचेज प्राइस पे करनी पड़ी कंपनी को। वो कितना, कहते हैं परचेज प्राइस जो है लगी है, परचेज प्राइस कंपनी को पे करनी पड़ी ₹6 लाख। 6 लाख रुपीज़ जो है वो कंपनी को इस असेट को परचेज करने में पे करने पड़े। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी। कहते हैं कि परचेज तो कर लिया, परचेज प्राइस 6 लाख रुपए पे किए, प्लस कहता है कि टैक्सेस भी तो पे करने पड़े। ठीक है, इस असेट पे कंपनी को टैक्सेस भी पे करने पड़े अलग से। कहते हैं ₹40,000। ₹40,000 जो है क्या करना पड़ा सर, टैक्सेस पे करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि क्वेश्चन ने ब्रैकेट में आपको बता दिया टैक्सेस के बारे में। कहते हैं कि ये रिफंडेबल है। ठीक है, ये जो टैक्सेस है क्या है सर, रिफंडेबल है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रिफंडेबल टैक्सेस है, ये आपके पास में पॉइंट हो जाता है। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी। कौन सी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में कहा आपसे कि इसके लिए हमने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी हमने पे किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करने पड़े ₹50,000, ₹50,000। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं प्लस एक और खर्चा है, प्लस एक और खर्चा है सर जी, बताइए। कहते हैं कि सर जब असेट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, असेट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम पे जो है 50,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो कंपनी नीड टू इनकर ₹50,000 एट द एंड ऑफ द लाइफ।
कंपनी नीड टू इनकर, ठीक है, रुपीज़, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ₹70,000 फॉर एग्जांपल, ₹70,000 या फिर 80,000 ले लीजिए, 80,000, ठीक है, ₹80,000 एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ असेट, ठीक है। और उसी के साथ क्वेश्चन ने ये बताया कि असेट की लाइफ कितनी है, तो कहता है असेट की लाइफ जो है वो 3 ईयर्स है। कितनी है? असेट की लाइफ जो है वो 3 ईयर्स है, ठीक है सर, ये क्वेश्चन ने बताया। एक और चीज़ मैंने कही थी आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद है तो, कि जब भी आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट देगा, डीकमीशनिंग तो फ्यूचर में होने वाली है, मतलब कि यहाँ पे देखिए 80,000 जो पेमेंट होगा वो कब होगा सर? एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट, मतलब कि 3 साल बाद, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब कि 80,000 तो 3 साल बाद पे करने, तो क्या ये कॉस्ट में ऐड करना है? आंसर इज यस करेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी, याद हो तो आपको, क्या चीज़? मैंने कहा था कि सर जब भी आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट दी जाएगी तो उसके लिए आपको एक रेट भी दिया जाएगा, जिससे आप जो है प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रेट ऑलवेज क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको कोई एज्यूम नहीं करना होता है। तो उसी तरीके से मैं आपको रेट भी दे देता हूँ, क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन में बताएगा। तो मैंने दे दिया कि आपको बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट आपके पास में इज 10%, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट रेट जो है वो आपके पास में 10% है। नाम डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू रेट आपके पास में, अब बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, डिस्काउंट रेट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट इम्पोर्टेंट है, कितना है, 10% मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले बता रहा है कि वो पूछ रहा है कि भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कॉस्ट निकाल के देना है उसको, कि भाई असेट की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी लेनी है, क्या 60,000 लेनी है, क्या 6 लाख लेनी है, क्या 40,000 लेनी है, या फिर सबका टोटल करके जो आया वही ले लेना है, वो आपको बताना है, ट्रीटमेंट। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सर जर्नल एंट्री भी बता देना, ठीक है, साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज भी बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन ने पूछा, ये पूरे का पूरा आपके पास में ये इतना सा क्वेश्चन बनता है, ये आपके पास में पूरे का पूरा जो है क्या बनता है सर? क्वेश्चन आपके पास में बनता है, क्लियर है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है, इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये आपके पास में ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में। आइए अब इस पे सॉल्यूशन पे जो है हम काम करना स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा सर जी? सॉल्यूशन पे आइए, सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने जो पूछा उसका ही आंसर देंगे। कहते हैं पॉइंट नंबर 1 जिसने पूछा कि भाई ट्रीटमेंट बताइए। ट्रीटमेंट ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में करवा दिया है, लेकिन मुझे जर्नल एंट्रीज सिखानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ट्रीटमेंट का एक बार रिवीजन हो जाएगा, जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन लिया था वैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों पॉइंट लास्ट लेक्चर में मैंने लेके आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, तो इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत दे, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई कॉस्ट क्या होगी, तो हम एक बड़ा सा एकदम से टेबल बनाएंगे, एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे, कि प्रेजेंट करेंगे कि पर्टिकुलर, एक बार पर्टिकुलर, और सामने लिख देंगे भाई अमाउंट आपके पास में, ठीक है, सामने लिख देंगे अमाउंट आपके पास में।
अमाउंट, और अमाउंट है इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़ आपके पास में, ठीक है। और इस तरीके से टेबल आप ड्रॉ कर देंगे और टेबल के थ्रू ही आप जो है अपना पूरे का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टेबल में ही आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, ये हमने बता दिया। तो ये हमने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है पूरे का पूरा यहाँ पे। चलिए ये हो गया है पॉइंट आपके पास में, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। एक आध दो बार मुझे ये ड्रॉ करना होता है, बाकी तो फिर आपको ही करना है। ये बस आपको प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा तरीका पता चल जाए, फिर हर बार तो मुझे ये करने की ज़रूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। ये पॉइंट हो जाता है और ये पर्टिकुलर आपके पास में। तो इस तरीके से आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे और जिसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे। सबसे पहले भाई कॉस्ट में परचेज प्राइस होगा, परचेज प्राइस कितना है 6 लाख, क्या वो इंक्लूड होगा कॉस्ट में? आंसर इज यस, परचेज प्राइस तो ऑलवेज होगा आपके पास में। तो कहते हैं परचेज प्राइस सबसे पहले दे रखा है, परचेज प्राइस परचेज प्राइस कितना है 6 लाख, तो ये हमने लिख दिया 6 लाख रुपीज़, ठीक है। ऑलरेडी अमाउंट इन रुपीज़ है, हमने लिख रखा है ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज प्राइस इंक्लूड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सर टैक्सेस दे रखे 40,000, ऐड करेंगे? आंसर इज यस, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन पहले टैक्सेस के बारे में पूरा जान लेना कि क्या वो रिफंडेबल है या फिर नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल है तो फ्यूचर में आप उसकी क्रेडिट ले लेंगे, तो वो ऐड नहीं करना। नॉन रिफंडेबल है तभी ऐड करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे क्या है सर, रिफंडेबल है, रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करेंगे। तो क्या टैक्सेस ऐड होगा? आंसर इज नो, टैक्स ऐड नहीं होगा। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्वियसली याद ये करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि असेट को रेडी टू यूज़ करने के लिए आपने कोई एक्सपेंस किया है, तो वो तो ऑब्वियसली ऐड होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास में ऐड हो जाएंगे। 50,000 था ना, तो 50,000 आपके पास में, ठीक है सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया। उसके बाद क्या एक्सपेंस है? कहता है कि सर कंपनी नीड टू इनकर 80,000 एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब कि ये डीकमिशनिंग कॉस्ट है, 80,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या इसे कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट, ठीक है। डीकमिशनिंग कॉस्ट, डीकमिशनिंग कॉस्ट लेना है कितना सर? 80,000, कितना दिया? 80,000, तो 80,000 लेंगे ना यहाँ पे, ओके। और जैसे ही आपने ये 80,000 लिखा, क्या हो जाएगा सर? पेपर चेकर आपको यहाँ पे देखेगा कि 80,000 लिखा है और तुरंत इस तरीके से मार्किंग हो जाएगी कि भाई गलत हो गया। 80,000 तो फ्यूचर की वैल्यू है, 3 साल बाद की। क्या 80,000 डायरेक्टली ऐसे ही ले लेंगे क्या? आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। 80,000 3 साल बाद की वैल्यू है और अभी कॉस्ट हम आज निकाल रहे हैं, ठीक है। ईयर 1 के बिगिनिंग में, मतलब कि अभी अभी तो असेट परचेज करके ले गया है। 3 साल बाद 80,000 पे करना है, तो आज कैसे 80 लेंगे? 80,000 नहीं आएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और निकालने के लिए रेट ऑलवेज क्वेश्चन देगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 10%, ठीक है। तो वो 10% आपको लेना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डीकमिशनिंग कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कहता है कि 80,000 तो फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा। तो कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो पीवी फैक्टर से, और पीवी फैक्टर के लिए फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, 1/1 + r⁴n। ये फॉर्मूला है जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते मैथ्स के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको चैप्टर याद होगा। इंटर में भी पढ़ते एफएम के अंदर, डिफरेंट एफएम के अंदर तो डिफरेंट चैप्टर में ये यूज़ होते ही रहता है, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपके पास में, ये सारे चैप्टर्स में आता है।
फाइनल लेवल पे भी एएफएम में पढ़ते हैं, तो तीनों लेवल पे है ये पॉइंट। तो डायरेक्ट एंट्री से स्टूडेंट है या फिर फाउंडेशन लेवल से है, सारे के सारे स्टूडेंट ने ये पढ़ा हुआ है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमने नहीं पढ़ा है, पता ही नहीं है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे कवरेज करके आया है। डायरेक्ट एंट्री है तो इंटर में पढ़ा होगा, फाउंडेशन रूट है तो फाउंडेशन प्लस इंटर में पढ़ा होगा, और कोई भी स्टूडेंट जो फाइनल में एएफएम में तो पढ़ ही रहा है, एफएम में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एएफएम में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में पॉइंट हो जाता है। तो जल्दी से मैं इसकी कैलकुलेशन करवा देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैंने समझा दिया, अब हर बार इसकी कैलकुलेशन में रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो फाउंडेशन रूट से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती आपके पास में। तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n करो तो पी फैक्टर मिल जाता है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है रेट, रेट जो ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा, कितना है सर 10%। तो कहते हैं 10% रेट है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर मतलब लाइफ ऑफ द असेट, कितने साल की लाइफ है। तो असेट की लाइफ 3 साल हमने लिया था, हाँ 3 साल है, तो 3 लेंगे। तो ये आपके पास में 3। ये जैसे ही कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, जो आंसर आए वो आपकी क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू है। वो क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये लेना है आपको, 80,000 नहीं लेना था। ठीक है, तो कैलकुलेशन आइए वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, मैं भी आपके साथ रिवाइज करता हूँ। कैलकुलेटर ले लीजिएगा, कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, करिए मेरे साथ। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n, मतलब कि 1 डिवाइड बाई 1.1 प्लस 10%, मतलब कि 1 डिवाइड बाई 1.1। 1 डिवाइड बाई 1.1 करना है, √3 है, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू, मतलब कि 0.9090, ऐसा मेरे कैलकुलेटर में दिख रहा है, आपके कैलकुलेटर में भी दिखना चाहिए। ठीक है, अब कितना है रूट, सर 3 है, तो 3 टाइम इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, एक बार तो आपने प्रेस कर दिया, 0.9090 आ गया, दूसरी बार प्रेस करिए और तीसरी बार प्रेस करिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 0.75131480 ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट 0 कर दीजिए कैलकुलेटर में। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर मतलब कि यहाँ पे 10% है, तो 1 प्लस 10% मतलब कि 1.1 होता है। तो 1 डिवाइड बाई 1.1 इज इक्वल टू करेंगे, तो मेरे कैलकुलेटर में दिख रहा है 0.909090। ऐसा इक्वल टू आपको तब तक प्रेस करना है जितना नंबर ऑफ लाइफ है। यहाँ पे 3 है तो 3 बार प्रेस करेंगे, एक बार तो कर दिया आपने, दूसरी और तीसरी बार 2 बार कर दो, और तो आपके पास में क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का पी फैक्टर आ जाएगा। तो इक्वल टू थर्ड ईयर का पी फैक्टर आ गया 0.7513148009। बस ये मल्टीप्लाई कर दो 80,000 से, वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 80,000, लो जी, जो भी आंसर आया वो आपके पास में क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 60,105 है आपके पास में, तो 105 ले लेते हैं। लो जी 105, तो ये क्या आ गया सर, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब ये टोटल करोगे तो वो असेट की कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ये असेट की कॉस्ट है। तो कितना हुआ, 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,105, तो ये जो आंसर आया 7,10,105। लो जी, ये आपके पास में क्या आ गया सर, कॉस्ट निकल के आ गई। तो असेट की कॉस्ट बुक्स में कितनी रिकॉर्ड करोगे सर, रिकॉर्ड करेंगे 7,10,105, ये असेट की कॉस्ट निकल के आ गई। तो ये सबसे पहला उसने जो क्वेश्चन पूछा कि भाई ट्रीटमेंट बता दो, तो ट्रीटमेंट हमने बता दिया है, ट्रीटमेंट हमने बता दिया है, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये टोटल कॉस्ट आपके पास में। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास में, लो जी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई, ख़त्म। पहला क्वेश्चन पूछा था वो ख़त्म कर दिया, जो कि ऑलरेडी रिवाइज करवा दिया है मैंने, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया था। ठीक है ना, तो ये रिवाइज हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पूछा, जर्नल एंट्री करके दिखाइए। ओके, जर्नल एंट्री में भी क्या ऐसा कुछ है नहीं, कहते हैं पॉइंट नंबर 2 जर्नल एंट्रीज पूछा है।
ओके, जर्नल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे वैसे ही, कहते हैं पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डेबिट अमाउंट, यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट अमाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर कर देंगे, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो कहते हैं डेबिट और क्रेडिट के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हुए ये लीजिए रुपीज़ रुपीज़। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया, ये हमारे पास में क्लियर। लो जी, हमने प्रॉपर इसका जो है लाइनिंग वगैरह ड्रॉ कर दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सिंपल है जर्नल एंट्री, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए मुझे बताइए कि सबसे पहले कहानी क्या हुई है। सर असेट परचेज करके लेके आए, कहानी तो यही है और यहाँ पे ही ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, मुझे बताइए असेट परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है। सीधी सी बात है सर, असेट आया है, असेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो असेट डेबिट और टू क्या करते हैं सर, पेमेंट किया होगा तो टू बैंक कर देंगे, और नहीं किया है मतलब कि उधार पे लेके आए तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या पेमेंट किया, आंसर इज यस सर, पेमेंट किया है। परचेज प्राइस 6 लाख रुपए पे करी। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे नहीं यहाँ पे देखना है, ये कॉस्ट निकाली ना हमने, तो यही तो कॉस्ट हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, यही कॉस्ट तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है आपके पास में। क्या बात समझ में आ रही है? तो यही कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड होगी आपके पास। तो पीपी मतलब कि ये जो आपके पास में एसेट है वो कितने से रिकॉर्ड होगा, 7,10,105 से। उसके सामने आपने पेमेंट किया कितना, बैंक से, तो कहता है 6 लाख रुपए पे करे होंगे, आंसर इज यस। 50,000 पे किए होंगे, आंसर इज यस। लेकिन क्या ये 60,105 आपने पे किया होगा, आंसर इज नो। ये पे नहीं किया होगा, ये तो फ्यूचर में पे करना है ना 80,000, ये तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, बस निकाल के छोड़ दिया क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन पेमेंट आज नहीं, वो तो 3 साल बाद करना है। तो पेमेंट कितना किया है, 6,50,000, और कितना बाकी है, 60,105। ये आपके पास में लाइबिलिटी के हिसाब से पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो एंट्री करते हैं। सर एंट्री होगी ईयर 1 के बिगनिंग में, मतलब कि आज ही। ठीक है ना, ताज़ा ताज़ा असेट परचेज करके लेके आए, तो जैसे ही परचेज करोगे एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो ईयर 1 है लेकिन बिगनिंग में, अभी अभी डायरेक्टली। ठीक है, डे 1 आपके पास में, ईयर 1 बिगनिंग। लीजिए ईयर 1 बिगनिंग में हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, इसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, सीधी सी बात है सर, असेट आया है तो असेट डेबिट करेंगे, असेट बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट। असेट का है, मशीनरी का है, जो भी आपने परचेज़ किया है, क्वेश्चन खुद बताएगा। ठीक है, वो नाम लिख देना है और कुछ थोड़ी ना है। कहता है मशीनरी लेके आया तो मशीनरी लिख देना, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या करेंगे, तो वो ठीक है, पहले तो असेट अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर, 6 लाख से होगा, 50,000 से होगा, या फिर कोई और अमाउंट से। तो इसी के लिए तो कैलकुलेशन किया है, ये जो निकल के आया वो क्या है सर, ये कैलकुलेशन हमने कोई ऐसा ही थोड़ी ना करा है फ्लो में। ये कैलकुलेशन इसीलिए करा है ताकि हम कैलकुलेट कर पाए आपके पास में। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन ऐसे ही थोड़ी ना करा है हमने, ये आपके पास में जो कैलकुलेशन हमने करा है, 7,10,105। तो ये कॉस्ट निकाली हमने। क्या है सर, कॉस्ट। ये कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कहता है कि बुक्स में इतने अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, इतने अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, तो बुक्स में इस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो असेट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो यही अमाउंट से होगा। कहते हैं 7 लाख
10,105। अब रूल इज रूल कहता है कि जितना डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है क्रेडिट करिए, तो कहता है सबसे पहले तो हमने कुछ पेमेंट किया था, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट किया था ना, परचेस किया तो क्या पेमेंट करके आए, तो कहते हैं डू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट कुछ किया है, कितना, कहते हैं 6 लाख रुपीज़ सेलर को पे किए, 50,000 रुपये एम्प्लॉय को पे किए सेटअप वगैरह करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 6,50,000 पे किए। एक और अमाउंट है लेकिन वो हमने पे नहीं किया, वो एक तरीके से अभी पे करना बाकी है, फ्यूचर में पे करना है, तो एक तरीके से लाइबिलिटी बनी है, ठीक है। तो पेमेंट तो सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 का हुआ है, तो आपके पास में पेमेंट हुआ है 6,50,000, पेमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 6,50,000। तो सर रिमेनिंग जो ये डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है चेक करिए, तो डिफरेंस इतने का ही आएगा 60,105। तो ये जो सर डिफरेंस आ रहा है 60,105, वो कहाँ पे जाएगा, वो तो पे किया नहीं है, वो तो फ्यूचर में करना है, तो सीधी सी बात है इसे लाइबिलिटी बना के छोड़ दो। मतलब कहता है कि टू डी कमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, हम इसे नाम देते हैं टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, प्रोविजन बना के छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में पे करना है, तो कहते हैं प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, और बात खत्म। तो बिगनिंग में हमने जैसे ही असेट आया ये एंट्री कर दी कि भाई असेट आया है 7,10,000 समथिंग का, पेमेंट किया 6,50,000, और रिमेनिंग जो है वो फ्यूचर में पे करना है, तो हमने एक प्रोविज़न बना के छोड़ दिया बैलेंस शीट में आपके पास में कि प्रोविज़न फॉर डी कमीशनिंग पे करना है फ्यूचर में, और बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब दिक्कत एक चीज़ और आती है, दिक्कत क्या आती है सर, आज तो ईयर 1 है, ठीक है, आज क्या है सर, ईयर 1 का बिगनिंग, ठीक है। ईयर 1 के बिगनिंग में मेरी लाइबिलिटी दिख रही है 60,105, जो मुझे फ्यूचर में पे करनी है, फ्यूचर मतलब ईयर 3 के एंड में। तो कहते हैं ईयर 3 के एंड में कितना पे करना है सर, 80,000 पे करना है, वो तो क्वेश्चन ने खुद बताया ना कि ईयर 3 के एंड में 80,000 पे करने। अब दिक्कत एक आती है सर, क्या कहते हैं कि सर ईयर 3 में जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो एंट्री क्या होगी सर, जो भी प्रोविज़न बनाई है उसे ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे, मतलब कि प्रोविज़न फॉर डी कमीशनिंग डेबिट कर देंगे, ठीक है, डी कमीशनिंग डेबिट कर देंगे, डेबिट, और टू बैंक पेमेंट कर देंगे उस दिन, ठीक है ना, टू बैंक। कहते हैं कि बैंक से 80,000 जाएगा, लेकिन सर डेबिट तो 60,105 से दिख रहा होगा क्योंकि लाइबिलिटी हमारी इतनी है, तो ये तो मिसमैच हो गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि भाई डेबिट जितना करो उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, तो लाइबिलिटी 60,105 की दिख रही है, पेमेंट 80,000 का करना है, ये क्या बात हो गई सर। तो ये तो भाई सीधी सी बात है ना कि 80,000 को प्रेजेंट में कन्वर्ट किया है। आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, क्या चीज़, हर साल इसमें जो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, वो ऐड करते चलना है। मतलब हर साल के एंड में आपको इसकी प्रोविज़न को बढ़ाते चलना है, कितने से, उतने से जितना रेट है, मतलब कि 10% जो रेट है ना, हर साल आपको 10% ऐड करना है। तो ईयर 1 के एंड में 10% ऐड करो, कितना आया, फिर ईयर 2 आएगा, ईयर 2 के एंड में ये जितना भी आया उसमें 10% ऐड करना है, तो उसमें प्लस 10% करना है। फिर ईयर 3 का एंड आएगा, तो ईयर 3 के एंड में भी प्लस 10% करना है, प्लस 10%, तो आप 80,000 पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। चेक करना है, करिए। कहते हैं 60,105 आज ईयर 1 के बिगिनिंग में दिख रहा है। मैंने कहा हर साल आपको ऐड करते जाना है, हर साल के एंड में उतने रेट ऐड करते जाना है, उतना रेट, रेट क्या है सर, क्वेश्चन के हिसाब से 10% है, हो सकता है 8% दे, 5% दे, जो भी है उतना ऐड करते चलना है। तो ईयर 1 के एंड में 10% ऐड कर दो, तो ईयर 1 के एंड में उसकी वैल्यू होगी 66,115। फिर ईयर 2 का एंड आएगा, उसमें 10% और ऐड करेंगे, तो 10% ऐड करेंगे, तो ईयर 2 के एंड में अब प्रोविज़न बन जाएगी 7,25,000 आपके पास में, 72,727 की,
और फिर ईयर 3 का एंड आएगा, उसमें 10% ऐड करेंगे, आप देखेंगे 80,000 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपकी प्रोविजन 80 बन जाएगी, आप पेमेंट 80 का कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट था आपके पास में। अब इसे प्रेजेंट कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, आइए उस पर डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। आपको इसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी है कि हर साल हम कितनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, ईयर 1 2 3 पूरा ही पेज चाहिएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, कहते हैं वर्किंग नोट आपके पास में। ठीक है, वर्किंग नोट आपके पास। वर्किंग नोट में हम प्रिपेयर करेंगे कि भाई हर साल प्रोविज़न कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन हमें 80 पे करना है और आज हमें दिख रहा है 60,000 समथिंग। तो सीधी सी बात है कि जब 80,000 का पेमेंट हो तो हमारी प्रोविज़न भी 80 की दिखनी चाहिए, और उसी के लिए हमें प्रिपरेशन करना है कि भाई धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और 80 तक पहुँचेंगे और फिर 80 का पेमेंट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कितना बढ़ाना है, तो उतना ही जितना रेट है। 10% है तो 10% हर साल के एंड में ऐड करते चलो। तो सिंपल है, एक टेबल बनाएंगे आपके पास में और यहाँ पे लिखेंगे आपके पास में अमाउंट। ठीक है, और कितना लिखेंगे, तो कहता है कि ईयर 1 के बिगिनिंग में आपको सबसे पहले दिख रहा है। ठीक है, बिगिनिंग। ईयर 1 के बिगिनिंग में मुझे असेट जो है वो कितने का दिख रहा है। असेट दिख रहा है सर ₹60,000। सॉरी, असेट नहीं, प्रोविजन, प्रोविजन की बात हो रही है ना। प्रोविजन कितने की दिख रही है ईयर 1 के बिगिनिंग में। सर जी प्रोविजन कितने की दिख रही है, 60,105 दिख रही है ना। कितनी दिख रही है, हाँ 60,105। आज की वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था ना, तो कहते हैं 60,105, 105 बेसिकली। तो ये मुझे प्रोविजन दिख रही है। अब हर साल के एंड आते ही हम 10% ऐड करेंगे। तो ईयर 1 का जैसे ही एंड आया तो हम 10% ऐड कर देंगे, प्लस 10%। और जो भी आंसर आया उतनी प्रोविज़न हमें और ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं 60,105 प्लस 10% करिए, कितना आंसर आया। कहते हैं 66,115 ले लेता हूँ। तो कहते हैं पॉइंट में नहीं लेना है, राउंड फिगर कर दीजिए बस, ठीक है ना। तो 66,115 ले लेते हैं, 115। आप 16 भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो 66,115 आपको ईयर 1 के एंड में जो है इतनी प्रोविज़न दिखनी चाहिए। अगर नहीं है तो बढ़ाओ, जितनी भी कम हो रही है बढ़ा दो इतनी से। ठीक है, तो कहते हैं 66,115 मुझे दिखनी चाहिए। क्या प्रोविज़न इतने की दिख रही है, आंसर इज़ नो सर। कितने की दिख रही है सर, 60,105 से। मतलब कि कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ सर, डिफरेंस लिखिए। तो कहता है -60,105, डिफरेंस आपके पास में आ रहा है 6,100, 6,000 आपके पास में 10 आ रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6,010। ठीक है, तो कहते हैं 60,105 प्लस 6,010 ऐड किया तो आप पहुंच जाएंगे इतने पे। तो मुझे ईयर 1 के एंड में मुझे इतनी प्रोविज़न चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ईयर 1 के एंड में क्या इतनी प्रोविज़न दिख रही है, आंसर इज़ नो सर। ईयर 1 के बिगनिंग में हमने प्रोविज़न तो बनाई थी, लेकिन इतनी नहीं बनाई है। तो बनाओ ना, ईयर 1 का जैसे ही एंड आए तो एंट्री करो ना दोस्त। एंट्री करेंगे एंड में, क्या सर एंट्री करेंगे, सिंपल है। प्रोविज़न को और बढ़ाना है तो प्रोविज़न को क्रेडिट करेंगे। तो 2 प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग, फॉर
डीकमीशनिंग। पर्पज़ कितना है सर? पर्पज़ हमारा है 66,115 को दिखाना। 60,105 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, एक्स्ट्रा कितने की करने की ज़रूरत है? 6,010 की। वो कर दो, 66,115 पे पहुंच जाओगे। तो एक्स्ट्रा कितनी ज़रूरत है? 6,010 आपके पास में, 6010 आपके पास में। लेकिन सर क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट क्या करेंगे? डेबिट के लिए कहते हैं कि एक तरीके का ये फाइनेंस चार्ज में आप क्रिएट कर दो। ठीक है, एक तरीके से इसको कहते हैं कि फाइनेंस चार्ज क्रिएट कर दो। फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 6010। और कहते हैं कि फाइनेंस चार्ज एक तरीके का चार्जेस है, कहते हैं पीएनएल में डालते रहना, तो वो ख़त्म कर दो। बस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, वही पेंडिंग रहेगा। वो कभी भी आपके पास में अभी डेबिट नहीं होगा। वो एक तरीके से लाइबिलिटी बस दिखती रहेगी ईयर एंड तक, लाइफ एंड तक असेट की। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होगी, आप देख लो। ठीक है, एक ही चीज़ आपको पेंडिंग रहेगी, वो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। फाइनेंस चार्जेस भी अभी पीएनएल में डाल देंगे तो फाइनेंस चार्जेस ख़त्म। तो आपके पास में पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट आपके पास में टू फाइनेंस चार्जेस, टू फाइनेंस चार्जेस। कितने से? 6010 से। लो जी, 6010 ख़त्म। तो ये पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो एक ही चीज़ आपके पास में अभी पेंडिंग में है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, तो अभी वो लाइबिलिटी ऐसे ही दिखेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, फिर ईयर 2 का एंड आएगा, ईयर 2 एंड। ईयर 2 के एंड में वापस से प्रोविजन में 10% ऐड करना है। ठीक है ना, तो वापस से प्रोविजन में 10% ऐड करना है, तो प्लस 10%। ईयर 2 एंड, ठीक है, ईयर 2 एंड आपके पास में आएगा और प्लस 10% कर देंगे, तो 66,115 प्लस 10%। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 72,726 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो 72,726 ईयर 2 के एंड में दिखना चाहिए। अभी तक हमने कितना रिकॉर्ड किया है? अभी मुझे कितनी दिख रही है? अभी मुझे प्रोविज़न कितने की दिख रही है टोटल? कहते हैं 60,105 प्लस 6,010, मतलब कि कितने की दिख रही है सर? दिख रही है मुझे 66,115 की। करनी कितनी है? 72,726 की करनी है। तो इसमें से डिफरेंस कितना हुआ सर? और क्या, कितना क्रिएट करने की ज़रूरत है? कहता है सर और क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको 6,611 की। ठीक है, तो ये क्रिएट करने की ज़रूरत है, कर दो। ठीक है, क्रिएट करना है तो टू प्रोविज़न, और लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही करना पड़ेगा, तो टू प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग, टू प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग। और डेबिट क्या करेंगे? फाइनेंस चार्जेस आपके पास में। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस डेबिट। कितने से सर? जितना आपका डिफरेंस था, मतलब कि 6,611। ठीक है, तो इतना क्रिएट करते ही आपकी प्रोविज़न फॉर डीकमीशनिंग कितनी हो गई? 72,726 की। उसी तरीके से ईयर 3 का एंड आएगा, और ईयर 3 के एंड में तो आपको पता है सर 80,000 पे करना है। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे 10% ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट में इधर उधर हो जाएगा। जैसे कि 72,726 प्लस 10% करूँ तो समथिंग 79,999 आएगा। लेकिन आपको पता है कि भाई थर्ड ईयर का एंड जो है वो ख़त्म हो गया, तो प्रोविज़न मुझे 80 की दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि पेमेंट 80 का करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करना, 80 लिख देना, 80,000, और जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर लिख देना।
ठीक है, तो कहते हैं 80,000 माइनस 72,726, तो ये जो आ गया 7,274। तो इस तरीके से लिखना है, ये बैलेंसिंग फिगर लिख देना लास्ट में ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर करना है अपने को, ठीक है, ताकि मैच हो जाए 80,000। ठीक है, तो लाइबिलिटी 80 की दिखेगी, पेमेंट 80 का करेंगे, आमने सामने ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं और ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है प्रोविज़न को ईयर 3 के एंड में। ईयर 3 के एंड में कहते हैं कितनी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फाइनेंस चार्जेस को पीएनएल में डालना भूलना नहीं। ठीक है, ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि पीएनएल में डाल देना फाइनेंस चार्जेस, ताकि वो तो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये पीएनएल में आपके पास में फाइनेंस चार्जेस तो चला जाएगा, कितना सर, जितना अमाउंट था उतना 6,611। फिर ईयर 3 एंड आएगा। ठीक है, ईयर 3 आपके पास में एंड, क्या एंट्री होगी सर, लाइबिलिटी को और बढ़ाना है, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। ठीक है, डेबिट क्या करेंगे, वही चीज़ सर, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो कहते हैं फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट आपके पास में, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट आपके पास में। ठीक है, कितने से करना था, 72 74 से, 72 74। ठीक है, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब आगे क्या होगा, अब पेमेंट होगा, ईयर 3 का एंड आ चुका है, देखिए ना, तो पेमेंट करने की बारी आ चुकी है, आइए पेमेंट कर देते। ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले ऑलवेज एक चीज़ चेक करना, क्या लाइबिलिटी की भी इतने की दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो पेमेंट मत करना, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। ठीक है, तो पेमेंट करने की बारी आ चुकी है, तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट तो करना है टू बैंक। ठीक है, और कितना पेमेंट करना है सर, क्वेश्चन ने बताया था 80,000 पे करना है, तो 80,000। अब पेमेंट करने से पहले 1 मिनट रुक जाना, अब एक चीज़ चेक कर लेना, क्या प्रोविज़न भी मुझे 80,000 की दिख रही है, वो चेक करना। तो कहते हैं 60,105 प्लस करेंगे 6,100, मतलब 6,010 रुपीज़, प्लस करेंगे 6,611 और प्लस करेंगे 7,274। क्या इसका टोटल 80 हो रहा है, अगर हो रहा है तभी पेमेंट करना, वरना रुक जाना, कहीं गलती होगी। ठीक है, तो क्या 80,000 हो रहा है सर, हाँ, तो बस प्रोविज़न को डेबिट करो, मतलब कि प्रोविज़न अब ख़त्म, जितने की प्रोविज़न दिख रही थी क्रेडिट 80, अब उसे हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उसे डेबिट करेंगे, प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग डेबिट, और उसके बदले हम पेमेंट करेंगे, तो प्रोविज़न फॉर डीकमिशनिंग डेबिट टू बैंक। कितना सर, 80 से दिख रहा था, 80 ख़त्म हो गया और पेमेंट कर दिया 80 से, ख़त्म कहानी, यहाँ तक की कहानी थी। ये जर्नल एंट्री हो गया आपके पास में, ये आपके पास में क्या हो गया सर, जर्नल एंट्री हो गया। तो लो जी, ये आपके पास में जर्नल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म, इतना सा क्वेश्चन आता है, लगभग से आपके पास में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये 6 नंबर आपके पास में हो जाते हैं सिंपल, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाता है, और ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, लीजिए, ये मैंने यहाँ पे आपकी वर्किंग नोट लिख दी है, और ये आपके पास में इस तरीके से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए बस। ठीक है ना, तो अगर आप प्रॉपर इसका सॉल्यूशन देंगे तो मार्क्स भी प्रॉपर मिलेंगे। तो ये आपके पास में हो जाता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, वर्किंग नोट्स के भी आपके पास में नंबर होते हैं, तो वर्किंग नोट भी प्रॉपर बनाइएगा एग्ज़ाम में।
ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है ये आपके पास में सिमिलर है नवंबर 2024, नवंबर 2024 में जो आया था वो क्वेश्चन है आपके पास में। तो लिखना है तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास में पास्ट पेपर का कंप्लीट हो जाता है। नवंबर 24 में तो छोटा सा क्वेश्चन डाला था, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल को रहने दीजिए। नवंबर 24 का जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो मैं आपको करवाता हूँ। कहते हैं एग्जाम्पल आपके पास में, या फिर क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं नवंबर 24 वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें इन्फॉर्मेशन छोटी सी रख दी और 6 नंबर में आपके पास में पूछ लिया गया, 6 मार्क्स। नवंबर 24 6 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके का था, क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके पास में कंपनी है, एक कंपनी का नाम दिया गया था, लेकिन नाम से तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम तो बदलते रहते। तो कहते हैं एक कंपनी है, उन्होंने असेट जो है वो इंस्टॉल किया, क्वेश्चन ने बताया था, ठीक है। तो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया सर, असेट इंस्टॉल किया है। तो असेट इंस्टॉल किया, मशीनरी वगैरह हो गया, ठीक है, असेट को इंस्टॉल किया है। कहते हैं कि इसकी परचेज प्राइस नहीं दी, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। सिंपल सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगी। कहता है कि कंपनी को इसकी जो लाइफ है असेट की, मैं ले लेता हूँ 2 साल है, ठीक है, 2 ईयर की लाइफ है, 2 ईयर्स। और सिर्फ इतना दिया गया है कि कंपनी नीड टू इनकर, कंपनी नीड टू इनकर रुपीज 60,000। उस टाइम पे 6 लाख था आई थिंक क्वेश्चन में, लेकिन अमाउंट तो चेंज होते रहेंगे, कंसेप्ट ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अमाउंट पे फोकस मत करिए, वहाँ पे 6 लाख आई थिंक लिखा था, लेकिन हम 60,000 से चला लेते। कहते हैं 60,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल जैसे ही लाइफ ख़त्म होती है कंपनी को जो है क्या करना पड़ेगा सर, 60,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और रेट उन्होंने दिया था, रेट आपके पास में, ठीक है, रेट उन्होंने दिया था, आई थिंक उन्होंने कितना दिया था याद नहीं है, लेकिन मैं 5% ले लेता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट ज़रूरी है, क्वेश्चन क्या था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का कंसेप्ट ज़रूरी है कि क्या पूछा गया था, सॉल्व कैसे करना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपके पास में, तो ये पूछा गया था। तो ये अच्छा है ना, स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख के घबरा गए थे, बोलो क्वेश्चन देख के घबरा गए थे क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं दी थी, मतलब कि परचेज प्राइस नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो नहीं करना है भाई। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन ने दोनों चीज़ें पूछी थी। क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रीटमेंट बता देना, ठीक है, ट्रीटमेंट बता देना। और क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज बता देना, ठीक है। तो जैसे ही ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन करना था स्टूडेंट घबरा गए, कहते हैं परचेज प्राइस नहीं दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं है, टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं है, सॉल्यूशन कैसे करें? अरे भाई क्वेश्चन ने जितना दिया है उससे ही काम चलाना है, कोई एजम्पशन नहीं लेनी है इसमें, ठीक है। ये थोड़ी ना कोई प्रोविज़न है कि आप एजम्पशन लेंगे, नहीं, जितना दिया उतना ही करना है। मतलब कि सर कहते हैं आंसर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके पास में 1 जो ट्रीटमेंट पूछा है, ठीक है ना, जो आपसे ट्रीटमेंट पूछा गया उसका सॉल्यूशन। कहते हैं सर परचेज प्राइस दिया है क्या? नहीं दिया है सर, परचेज प्राइस नहीं दिया है तो नहीं लेना है, ठीक है। परचेज प्राइस ये तो बस आपके लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, परचेज प्राइस डैश। कहते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, आंसर इज़ नो। टैक्सेस वगैरह दिया, आंसर इज़ नो सर। डी कमीशनिंग कॉस्ट दिया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। तो बस वही लेना है, वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो कहता है कि 2 साल बाद 60,000 पे करना है, तो डायरेक्टली 60,000 तो लेंगे नहीं, 60,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो कहते हैं 60,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 5% हमारा रेट है, और n कितना है 2। तो बस काम ख़त्म, ये करेंगे और आपके पास में जो भी आंसर आया वही कॉस्ट मान ली जाएगी, उससे ही जर्नल एंट्री आपके पास में ख़त्म। ठीक है, तो कहता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 5% कितना होता है सर 1.05, तो 1 डिवाइड बाई 1.05 करेंगे इक्वल टू, जितनी बार n है उतनी बार इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक बार तो हो गया, कितना आ रहा है 0.9525 ऐसा, और एक बार इक्वल टू प्रेस करोगे ये सेकेंड ईयर का, बस जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई 60,000, तो ये कितना आ गया सर, कहते हैं 54,422। ठीक है ना, लीजिए, तो यही आपकी कॉस्ट बन गई। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट बन गई। तो जैसे ही ये कॉस्ट बन गई, ख़त्म कहानी। बताइए इसमें क्या कुछ डिफरेंस था? कुछ नहीं था। स्टूडेंट इसमें घबरा गए, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया, सिंपल दे दिया तो भी स्टूडेंट नहीं कर पाए, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड की आदत थी तो नहीं करके आए। ठीक है ना, बोले कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो दिया है तो उससे ही तो कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, छोड़ क्यों दिया, छोड़ना नहीं चाहिए था। टोटल कॉस्ट आपके पास में ख़त्म 54,422, बस जर्नल एंट्री कर देना। जर्नल एंट्री वही सेम आपके पास में, यहीं आपको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, असेट आया है, असेट डेबिट। ठीक है, टू बैंक और टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग। असेट कितने से दिखेगा, जितना आपके पास में टोटल कॉस्ट निकल के आया 54,422, तो ये आपके पास में दिखेगा। सर बैंक से कोई पेमेंट हुआ, आंसर इज नो सर, बैंक से कोई नहीं है तो डेट्स। और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 54,422। बताइए कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिखेंगे बैंक में डेस। और फिर वही चीज़ है, फिर हर साल प्रोविज़न बनाते चलेंगे। प्रोविज़न कैसे है भाई, हर साल आप कितनी प्रोविज़न बनाएंगे, कहता है कि ईयर 1 के बिगनिंग में 54,422 दिख रहा है, हर साल आपको 5% ऐड करना है, तो ईयर 1 के एंड में 5% ऐड करो, फिर जितना भी आया ईयर 2 के एंड में प्लस 5% करके जो भी लिखेंगे, प्लस 5% करके ईयर 3 के एंड में करेंगे, और ईयर 3 के एंड में आप देखेंगे 60,000 सब मैच हो रहा होगा, आपकी प्रोविज़न 60,000 हो गई होगी और आप पेमेंट कर देंगे, ख़त्म कहानी। सिंपल, वेरी सिंपल आपके पास में, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास में नवंबर 24 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है कवर। तो ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको इन डेप्थ करवा दिया। तो नवंबर 24 का क्वेश्चन भी सिंपल लगेगा, लेकिन एक चीज़ थी कि भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, कट कर दे थोड़ी सी, तो वो आपके ईजीनेस के लिए है, ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो नहीं दिया है तो नहीं लेना है, ठीक है ना, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। प्रोविजन से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं देते तो हम उसमें एजम्पशन लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आपको जो है दे रखा है, लेकिन रिफंडेबल है नहीं बताया, तो नहीं बताया तो वहाँ पे एजम्पशन लेना है। लेकिन अमाउंट से रिलेटेड क्या एजम्पशन लोगे, वो तो कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे एजम्पशन नहीं लेना कि भाई फॉर एग्जांपल असेट परचेज किया होगा 20 लाख रुपीज़ में, तो ऐसा नहीं लेना होता है। वो नहीं दिया है तो नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपके पास में, एक पास्ट पेपर का, और ये भी आपके पास में पेपर का ही क्वेश्चन मान के चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पूरे का पूरा पॉइंट रिवाइज हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं, हर एक पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आपके पास में होना चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे, ताकि आप इसको रिवाइज़ कर पाए और आपके पास में ये सॉल्यूशन हो पाए। ठीक है, तो परचेज़ के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि सर परचेज़ का पॉइंट क्लियर हो जाता है। परचेज़ का पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? आंसर इज यस। परचेज़ में एक और पॉइंट है, डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो मैं वो अभी आपके पास में कराऊंगा, डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब होता है आपके पास में परचेज़ का ही एक पॉइंट है। मैं बेसिकली जो है ना यहीं पे लिखवा देता हूँ एक पार्ट बना के, वैसे परचेज़ का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लिखवा देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक और तरीका डेफर्ड कंसिडरेशन का। ठीक है, तो लिख लीजिए एक और तरीका डेफर्ड कंसिडरेशन।
डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो डेफर्ड कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? अब डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब समझेंगे। तो डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब और कुछ नहीं, कहते हैं कि कई बार आप होता है ना कि कोई एसेट परचेज करने गए, आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्यूचर में पे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप गए हैं शॉप में फ़ोन परचेज करने के लिए, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए गए। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है आपके पास में 1,50,000। प्राइस क्या है सर? 1,50,000। सेलर ने कहा कि 1,50,000 पे कर दो और मोबाइल फ़ोन लेके चले जाओ। आपने कहा कि सर पैसे तो है नहीं, लेकिन हाँ मैं 1 साल बाद आपको ये पे कर सकता हूँ। तो एक काम करिए, मोबाइल फ़ोन मुझे यहाँ पे दे दीजिए और 1 साल बाद मैं आपको 1,50,000 पे कर दूंगा। सेलर ने कहा नहीं जी, पेमेंट तो आज करना पड़ेगा तो 1,50,000 है। अगर 1 साल बाद पे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी तो आपको पे करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, तो बताइए 1 साल बाद हमें कितना पे करना होगा? कहते हैं इंटरेस्ट लगेगा 5,000। ठीक है, तो कहते हैं आपको पे करना पड़ेगा ₹1,55,000 आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। बट करंट में अगर आप पे करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा? 1,50,000। मतलब कि अभी के अभी पेमेंट करते हो तो 1,50,000 में लेके जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो 1 साल बाद पे करेंगे, इसकी वजह से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं डेफर्ड। आपने डेफर्ड किया, मतलब कि टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो कहते हैं इसे हम कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। कि डेफर्ड कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने लेट पेमेंट किया, इसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, कि लेट करने की वजह से आपने पे किया। क्या बात समझ में आ रही है? तो लेट होने की वजह से पेमेंट हुआ है। ओके जी, तो ये पॉइंट होता है, इसका मतलब होता है डेफर्ड कंसिडरेशन। तो ये जो पॉइंट मुझे पढ़ाना था मैंने आपको बता दिया। इस पे क्वेश्चन है आपके आईसीए मॉड्यूल में, तो वो मैं करा दूंगा और वहाँ पे ये कंसेप्ट भी वापस से रिवाइज करवा दूंगा। तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बेसिकली मुझे इस लेक्चर में बस यही 2 क्वेश्चन करवाने थे और मुझे लगता ही था कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लग गया आपके पास में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसे अच्छे से रिवाइज करिए। और फिर डेफर्ड कंसिडरेशन पे कुछ क्वेश्चन होंगे छोटे मोटे 2-3, तो वो करवा दूंगा ऐसे मॉड्यूल के। और फिर एक्सचेंज पे चले जाएंगे, एक्सचेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन करा दूंगा। और इस तरीके से ये टॉपिक आपके पास में वाइंड अप हो जाएगा मेजरमेंट का। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में इंडेक्स 16 में लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।